सभी साथियों को नमस्कार। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हमारे चैनल के माध्यम से सुपर फास्ट रिवीजन आपका होने वाला है। इस क्लास में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह क्लास करने के बाद आपको एग्ज़ाम फतह करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी मंडिबल है जो जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पे? जबड़े में। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। यानी जन्म के समय शिशु का त्वचा हल्का गुलाबी होता है लेकिन 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे सोता है किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को क्या करता है? घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 6 वर्ष तक बालक का लगभग 90% क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक कितना हो जाता है? 90% लगभग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 10 वर्ष तक लगभग 95% बालक का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है। तो बाल्यावस्था में बालक की 270 से 350 तक हड्डियां होती है। धीरे धीरे यह हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। ये जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका जम्मू कश्मीर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। तो वो है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। इसे जड़ बालक बोला जाता है। क्या? जड़। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा था? यह रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हैविंग हर्स्ट का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा से नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? यह कहा था सिरिल बर्ट ने। किसने कहा था? सिरिल बर्ट ने। नेक्स्ट समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह है
वैलेंटाइन का। किसका है? वैलेंटाइन ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था हीली ने। किसने कहा था? हीली ने। नेक्स्ट, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बालू का ढेर कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है लेवेटर का। किसका है? लेवेटर ने यह बात कहा था। अगला क्वेश्चन है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन क्या दिया गया है? तो टर्मन एवं ओडन द्वारा यह कथन क्या किया गया? दिया गया है। नेक्स्ट, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती है और बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक का जो विकास की दशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो इसके जनक है सिंगम द फ्रायड। नेक्स्ट है कि तूफान की अवस्था में किसे कहा जाता है? तो तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? यह कहा है स्टेनले हॉल ने। किसने? स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये कोहल वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडोनल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। नेक्स्ट है कि संवेग क्या है? तो संवेग यहाँ पर मन को उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये कार्ल रोजर ने दिया था। किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने। अगला क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये अपसारी चिंतन से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? ये संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलाधार है। यह कथन किसका है? यह क्रो और क्रो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो ये 7 वर्ष तक तार्किकता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ उसकी किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की प्रधानता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तरह तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? उठने लगते हैं उसके मन में। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है?
तो 2 वर्ष की आयु के बाद यह क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? ये आंतरिक कारक है। कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को कहते हैं, इसे वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड को कहते हैं। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो अंधों की लिपि के जनक लुई ब्रेल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि प्रतिपादित किया? तो इसका नाम है ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि है? ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मोंटेसरी को। किसे? मारिया मोंटेसरी। एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक हैं फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? ये संज्ञानात्मक विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। नेक्स्ट है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो ये 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर इन्होंने इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। चलिए अब हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2019 के पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? तो जो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? तो इसमें जो अनुकूल नहीं हो सकता वो है ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान, मूल्यांकन और रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो जो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी वो आपका है ऑप्शन नंबर 3, अन्वेषण एवं परिचर्चा। देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? तो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के जो उदाहरण हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, संगठनात्मक चैरिटी एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा इसमें आपका
ऑप्शन नंबर 2, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। एक शिक्षक की भूमिका सहयोगात्मक तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। नेक्स्ट, बच्चों की गलतियां एवं आंत धारणाएं किससे रिलेटेड है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहते हैं संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे लाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, समीपस्थ, निकटस्थ और विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि लेव वायोगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो ये बदला जा सकता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। तो सही तरीके से सूचित करता है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्कीमा। क्या कहा जाता है, स्कीमा। नेक्स्ट, जीन पियाजे एवं लेव वाइगेट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो उसे देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति है। तो ये प्रभावी रणनीति है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण से स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 2 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो उसमें से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। इसमें जो कारण होने चाहिए वो आप देख लीजिए यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा कि बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग एवं नाम देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये करते हैं विद्यालय। कौन करते हैं, विद्यालय। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।
तो ये किया जा सकता है अंतर वैयक्तिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यह गलत है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका सही विवेचन है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो इसमें प्रमुख है आपको ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। नेक्स्ट है, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? तो इसका उपयोग करना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका विशिष्ट शिक्षा योजना। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं को मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से जो आपका सही हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। नेक्स्ट, एक समस्या को मूल एवं औपचारिक समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो यह है आपका सृजनात्मक बच्चों की ये प्राथमिक क्या है विशेषता है। और क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेश अनुकूल करने चाहिए? तो ये करनी चाहिए स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। नेक्स्ट, इस तरह से आज हम पेपर 2 के बाल विकास से रिलेटेड प्रश्नों को देखें जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में। कल पेपर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। इसी तरह से डेली अलग अलग सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें भी शामिल करेंगे। साथ में सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार हम आपके साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।